डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सारी लाइंस मिलती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। उनकी वेवलेंथ को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई एक हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो वहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। N1 लोअर एनर्जी स्टेट है, N2 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट। आपको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन 5th से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है या 10th से 7th ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो हमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकती है। यहां पर कोई एक हाइड्रोजन एटम नहीं है, मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स हैं। जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है वो तो है N2 और जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है वो क्या है, N1। ये सीरीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर लायमन सीरीज की बात हो रही है तो N1 की वैल्यू क्या होगी, 1। बामर सीरीज की बात हो रही है तो N1 की वैल्यू क्या होगी, 2। या फिर आपको ये कह सकता है कि यूवी रीजन में निकालना है आपको, तो यूवी रीजन मींस लायमन सीरीज। N1 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अगर विजिबल रीजन के लिए कहा जाए तो इसका मीनिंग है बामर सीरीज, तो यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो अगर आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करनी है तो रिलेशनशिप है N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है कोरस्पॉन्डिंग टू जंप। मान लीजिए आपको ये कहा जाए इलेक्ट्रॉन 5th से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिल सकती है। तो अगर हम इस रिलेशनशिप का यूज करें तो ये आपको मिल रहा है 6। बाय द वे हम रिलेशनशिप भूल जाएं तो उस केस में भी हम स्पेक्ट्रल लाइन को निकाल सकते हैं, कितने पॉसिबल है। ये 5th ऑर्बिट है, 4th, 3rd, 2nd, 1st। हमें जंप कहां से कहां तक देखना है, 5th से 2nd। ये डायरेक्ट जंप भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। 5th से 2nd आ जाए डायरेक्टली, एक पॉसिबिलिटी। 5th से 3rd में आए, फिर 3rd से हम कहां पर आए, 2nd में आए। 5th से 4th में आए, 4th से डायरेक्टली हम कहां पर आ जाए, 2nd में। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। 4th से 3rd में आए, 3rd से 2nd हमने ऑलरेडी कंसिडर किया। सेम टाइप का जंप सेम स्पेक्ट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने 4th से 3rd को कंसिडर किया, लेकिन मैंने 3rd से 2nd को रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि उसको ऑलरेडी मैं कंसिडर कर चुका हूँ। अब कितने टाइप के जंप आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपको 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। जितने टाइप के जंप होंगे उतने टाइप के आपको लाइट रेडिएशन मिलेंगी, और हर लाइट रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ से बिलोंग करती है। और जो हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पैटर्न मिलता है वो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से मिलता है। तो यहाँ पर 6 टाइप की रेडिएशन इमिट होंगी, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन इस कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिलेगी। क्लियर। अब हम न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ गामा सीरीज फॉर हाइड्रोजन। लाइन हम कैसे निकालेंगे, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं। जब जंप में 1 का डिफरेंस होगा तो उसे हम करेंगे फर्स्ट लाइन, 2 का डिफरेंस होगा तो सेकंड लाइन,
ऐसे ही 3 का डिफरेंस होगा तो थर्ड लाइन। इसका मीनिंग N2 माइनस N1 यहां पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बामर सीरीज के लिए आपको पता है N1 क्या होता है, 2। तो यहां पर आप N1 की वैल्यू 2 पुट करें तो N2 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। तो थर्ड लाइन के लिए बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा। तो अब हम रिडबर्ग फार्मूला यूज करते हैं, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो यहां पर वेवलेंथ आपको निकालनी है। आर एच की वैल्यू क्या है, 1.01 इंटू 10⁻⁵ पर सेंटीमीटर। N1 की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर क्या होगा 4। ऐसे N2 की वैल्यू हम 5 पुट कर रहे हैं, 5 स्क्वायर क्या होगा 25। हाइड्रोजन के लिए Z क्या है 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो जब भी आपको किसी भी जंप के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालनी हो तो आपको ध्यान रखना है N2 माइनस N1 का जो डिफरेंस होगा वो हमें टाइप ऑफ लाइन के बारे में बताएगा। अगर हम थर्ड लाइन की बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 15200 पर सेंटीमीटर। Determine the wave number of first Balmer line of बेरिलियम 3 पॉजिटिव। तो यहां पर वेव नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रिडबर्ग फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो यहां पर फर्स्ट केस को अगर हम अप्लाई करें, वेव नंबर आपको कितना दिया हुआ है 15200। बामर सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होगी 2। फर्स्ट लाइन की बात हो रही है तो N2 माइनस N1 ये जो डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मीनिंग N2 क्या होगा 3 होगा। जिस भी हम लाइन की बात करेंगे वही N2 माइनस N1 होना चाहिए। तो यहां पर हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं इसलिए N2 माइनस N1 क्या होगा 1 होगा। तो आप N1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो आपको N2 कितना मिल रहा है 3। हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है 1। इसको हम इक्वेशन 1 अज्यूम करते हैं। ऐसे ही सेकंड इंफॉर्मेशन को आप यहां पर पुट करें, ये आपको निकालना है। सेकंड केस में मान लीजिए वेव नंबर कितना है x। तो यहां भी बामर सीरीज है, फर्स्ट लाइन ही है तो N2 क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4। तो Z की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लें और x की वैल्यू निकाल लें, ये आपका आंसर होगा। फिर से आप देख लें वेव नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जो रिडबर्ग फार्मूला हमने यूज किया था वही हमने लिखा है। फर्स्ट केस से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन हमने पुट की और फर्स्ट इक्वेशन को ऑब्टेन किया। अब सेकंड केस से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमने पुट की और सेकंड इक्वेशन को ऑब्टेन किया। तो सेकंड को फर्स्ट से जब आप डिवाइड करेंगे ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट भी सेम है तो कैंसिल हो रहा है। तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड न्यूमेरिकल, if the shortest wavelength of Balmer series of hydrogen is x, determine longest wavelength of Balmer series of beryllium tripositive।
सबसे पहले हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। हमने मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहां पर अगर हम जंप के हिसाब से कंसिडर करें, जितना बड़ा जंप होगा उतना ज्यादा एनर्जी गैप होगा। अगर किसी जंप के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में जंप कहां से होना चाहिए, इंफिनिटी से होना चाहिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में गैप सबसे कम होना चाहिए। इसका मीनिंग n2 और n1 के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। और यहां पर जो गैप होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम गैप क्या होगा, इंफिनिटी। तो यहां पर हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अगेन हम यहां पर रिडबर्ग फार्मूला यूज करते हैं, 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो यहां पर केस 1 को अगर हम कंसिडर करें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको क्या दी हुई है, एफ दी हुई है। तो लैम्डा की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। कौन सी सीरीज की बात हो रही है, बामर सीरीज की। तो बामर सीरीज में लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट कौन सा होता है, सेकंड। तो इसलिए हम n12 पुट कर दें। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दी हुई है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो जंप होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का वो सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा जंप कहां से होता है, इंफिनिटी से। इसका मीनिंग n2 की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करने का मीनिंग है उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए जेड क्या है, 1। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम सेकंड केस के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड केस में हमें वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है। सीरीज यहां पर बामरी दी हुई है, तो n1 की वैल्यू क्या होगी, 2। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मीनिंग क्या है, शॉर्टेस्ट जंप। इसका मीनिंग जो गैप होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट से कहां पर जंप करना है, सेकंड ऑर्बिट में जंप करना है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो आपको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। तो यहां पर आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 2 को हमें 1 से डिवाइड करना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल का मीनिंग क्या है, टू टाइप। देखो हमने वेव नेचर ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा था, मींस डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन स्टडी किया था। तो यहां पर जो मैटर है वो भी डुअल नेचर शो कर रहा है। दो टाइप का नेचर मैटर शो करता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का एविडेंस क्या है, जब आप जिंक सल्फाइड स्टील के ऊपर अल्फा रे को बम्बार्ड करते हैं तो जिस भी पॉइंट पर वो स्ट्राइक करती है वहां पर ब्राइट स्पॉट बनता है। इस ब्राइट स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन। तो यहां पर मैंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया।
ऐसे अगर हम इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करें, प्रोटॉन को बम्बार्ड करें, सब केस में हमें यहाँ पर ब्राइट स्पॉट देखने को मिल रहा है। तो ब्राइट स्पॉट स्प्रेड नहीं होता है, और पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एक पॉइंट के ऊपर फिक्स होता है, एक रीजन में क्या होता है, फिक्स होता है। तो जो चीज स्प्रेड नहीं होगी वो कौन सा नेचर शो कर रही है, पार्टिकल नेचर। तो जो सिंटिलेशन है वो एविडेंस है पार्टिकल नेचर का। अब वेव नेचर का हमें कैसे पता चला, जब हमने अल्फा रे को डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास किया, फिर उसके बाद हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिसीव कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, हमें यहां पर सर्कुलर रिंग का पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न। एक्सरे तो जब आप डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करते हैं, वहां पर भी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऐसा ही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। एक्सरे क्या है, वेव। तो अल्फा रे को भी क्या होना चाहिए फिर, वेव, क्योंकि दोनों का जो आउटपुट है, दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या है, सेम है। अगर एक्सरे वेव है तो अल्फा रे को भी क्या होना चाहिए, वेव होना चाहिए। ऐसे हमने मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग प्रोटॉन, मूविंग न्यूट्रॉन को डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास किया, तो वहां पर भी हमें सिमिलर टाइप का पैटर्न देखने को मिला। तो जो एक्सरे है या वेव है वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग प्रोटॉन, मूविंग न्यूट्रॉन, ये सब सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है जो मूविंग पार्टिकल्स हैं उनके पास वेव नेचर भी है। देखिए, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग प्रोटॉन, मूविंग न्यूट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस कर रहा है, सेंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ये एविडेंस है पार्टिकल नेचर का। अब हमने सेम थिंग ली है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग अल्फा पार्टिकल, मूविंग प्रोटॉन, जब आप उसे डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास कर रहे हैं तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर सर्कुलर रिंग का पैटर्न देखने को मिल रहा है। कुछ रीजन ब्राइट होगा, फिर अगला सर्कल डल होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डल होगा, फिर ब्राइट होगा। इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। इस पैटर्न को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ऑप्टिक किससे रिलेटेड है, वेव से रिलेटेड है। यहाँ पर ये मूविंग पार्टिकल भी सिमिलर टाइप का पैटर्न शो कर रहे हैं, तो इस ब्याह पर हम कह सकते हैं ये पार्टिकल वेव नेचर भी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों टाइप का नेचर देख रहे हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। इसलिए हम यहाँ पर इसे क्या बोल रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्लियर। डी ब्रोगली कंसेप्ट, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू दिस, all moving particles possess wave as well as particle nature। सभी मूविंग पार्टिकल के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या रिलेशनशिप है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा उसका वेव नेचर कम होगा। कार मूव करती है, बस मूव करती है, लेकिन आपको उसका वेव नेचर दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। मास किसका होता है, पार्टिकल का। जिसका मास ज्यादा होगा उसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा। अगर पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है तो वेव नेचर बहुत कम होगा, मींस वेवलेंथ बहुत कम होगी। इतनी कम होगी हम उसे विजुलाइज ही नहीं कर सकते हैं।
क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, वो भी आपको स्टेट मूव करती हुई दिखाई देती है, तो वहां पर भी मास ज्यादा है, मीन्स पार्टिकल नेचर ज्यादा है। जिसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा उसका वेव नेचर क्या होगा, कम होगा। लेकिन मूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका जो मास है वो ग्राम के कंपेरिजन में बहुत कम है। जैसे आपने पढ़ा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो 1 ग्राम के कंपेरिजन में भी ये मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास उससे भी कम है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो उनका जो पार्टिकल नेचर है वो बहुत कम है। अगर पार्टिकल नेचर कम है तो वेव नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा मास होता है उतना कम वेव नेचर होगा, और जितना कम मास होगा उतना ज्यादा वेव नेचर होगा। The wavelength of matter wave is inversely proportional to its momentum। तो जो लैम्डा है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, पी की जगह हम एम पी लिख सकते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, मैटर वेव की वेवलेंथ का फार्मूला क्या है, एच अपॉन एम वी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, जितना ज्यादा पार्टिकल नेचर है उतनी कम क्या है, वेवलेंथ है। एम भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को। लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव नेचर को। अगेन आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर आप ले रहे हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, तो उस केस में जो मास होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। जो स्पीड होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो यहां पर हमें ऐसा ही सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर हम मास को ग्राम में ले रहे हैं, स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पुट करनी होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻27 आर्क सेकंड। तो यहां पर हम किसको फॉलो करेंगे, सीजीएस सिस्टम को फॉलो करेंगे। ये रिलेशनशिप हमें कैसे मिली, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन न्यूक्लियर प्रोसेस। जब भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो क्या रिलेशनशिप होती है, इक्वल टू mc स्क्वायर। इसको हम आइंस्टीन इक्वेशन भी बोलते हैं। मैटर जब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, रेडिएशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में एनर्जी को हम रेडिएशन की वेवलेंथ से भी रिलेट कर सकते हैं। जो रेडिएशन है उसके साथ एनर्जी की क्या रिलेशनशिप है, इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा आपको क्या मिल रहा है, एच अपॉन एन सी। सी वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पर जो मैटर है वो कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता।
तो यहां पर हम c की जगह क्या ले रहे हैं, v ले रहे हैं। तो v यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल को। फिर से आप देख लें, किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में मास किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो हम इस रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं। तो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वो हमें रेडिएशन की फॉर्म में रिसीव हो रहा है। रेडिएशन की एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है, इक्वल टू hc बाय लैम्डा अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर जब हम इसे रीअरेंज कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। तो यहां पर कोई भी मैटर नॉर्मली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करता है। तो c की जगह हम v लिख रहे हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल। क्लियर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं। If electron alpha particle and neutron moving with same speed, what is the de Broglie wavelength order? de Broglie wavelength की रिलेशनशिप क्या है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ पर सभी पार्टिकल सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड सभी के लिए कांस्टेंट हुई। तो इसका मीनिंग वेवलेंथ और मास में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहले हम मास का ऑर्डर निकालते हैं। सबसे कम मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। उससे ज्यादा किसका होगा, न्यूट्रॉन का। अल्फा पार्टिकल के पास कितना मास होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है तो उसके पास 4 यूनिट मास है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का है। तो जो मास का ऑर्डर होगा उसका उल्टा क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। उससे कम न्यूट्रॉन, सबसे कम अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, if a cricket ball of mass 200 gram is thrown with speed 3000 centimeter per second, determine its de Broglie wavelength। तो यहां पर भी हम इसी रिलेशनशिप का यूज कर रहे हैं। बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, या तो सभी वैल्यू एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग फिल करेंगे या फिर सीजीएस के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यहाँ पर मास हम किस में देख रहे हैं, ग्राम में। स्पीड किस में देख रहे हैं, सेंटीमीटर के टर्म में। इसका मीनिंग हमें सीजीएस सिस्टम को फॉलो करना। सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10 पावर इज टू -27 आर्क सेकेंड। मास यहां पर 200 ग्राम है और स्पीड आपको दी हुई है 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगी सेंटीमीटर में। हो सकता है ऑप्शन में आपको नैनोमीटर में दिया हो तो आपको फिर कन्वर्जन करना होगा, सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर। अगर हमें किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हो तो उस केस में हम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन de Broglie wavelength and kinetic energy of moving particle, ये हमें रिलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब हम इसे रीअरेंज करते हैं, बोथ साइड मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन के ऊपर कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा।
अब फिर से हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो एम स्क्र बी स्क्र क्या होगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, एम भी क्या होगा रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। अब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ की रिलेशनशिप क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एम वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम इस तरीके से निकालें। अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा हो ए चार्ज फ्रॉम रेस्ट, कोई चार्ज रेस्ट पर है, उसे हमने एक्सप्लोरेट किया बाय पोटेंशियल वी, व्हाट इज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वहां पर तो आपको चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी, तो हम यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। देखो जब कोई बॉडी रेस्ट पर है, कोई भी मास रेस्ट पर है, तो जब हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट होगा। इसका मीनिंग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। अभी आपने रिलेशनशिप ड्राइव की है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये रिलेशनशिप आप उसी टाइम ड्राइव कर सकते हैं अगर आप भूल जाएं। तो यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हमने इसको रीअरेंज किया, एम वी हमने फाइंड आउट किया रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सप्रेशन है उसमें हमने एम वी की जगह ये प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें इलेक्ट्रिकल वर्क से मिली है, और इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या प्लेस कर रहे हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी दी हो तो उस केस में आपको ये रिलेशनशिप यूज करनी है फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ऐसे ही कोई चार्ज रेस्ट पर है, हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो उस केस में हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्लियर।